यूपी में जहां निकाय चुनाव चल रहा है तो वहीं लोग इसको 2024 चुनाव का सेमीफाइनल देख रहे हैं। बात बदायूं की करें तो बदायूं में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बसपा ने अपने प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल देकर चुनाव मैदान में उतारा है, तो भाई समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बदायूं में सिंबल नहीं दिए हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शोएब नकवी, जो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान नगर अध्यक्ष हैं, और इन्होंने सैसवान नगर पालिका से चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल किया है कल। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी ने, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अपने प्रत्याशियों को सिंबल नहीं दिया, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जनाधार जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दिया है। और जहां सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, जहां प्रत्येक सीट पर टिकट के लिए तमाम दावेदार थे, तमाम लोगों ने अब बगावत भी की है, तमाम बगावत के सुर भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या वजह रही कि अपने जो उनके प्रत्याशी हैं उनको सिंबल नहीं दिया? तो शोएब जी, क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी सिंबल नहीं दिया आप निर्दलीय चुनाव मैदान में? इसके कई कारण हैं। जैसा कि हमने परसों अखबार में पढ़ा कि हमारे साथी लोगों का कहना है कि 2 केंद्र बिंदु हैं इसके। दूसरा, भविष्य की आने वाले लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी को वॉकओवर दिया है और अपने सच्चे सिपाहियों को शहीद करने का काम किया है। ये आने वाले चुनाव के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसके 3 बिंदुओं पे इसीलिए मैं कहूँगा कि पहली रणनीति ये हो सकती है कि जो धर्मेंद्र यादव के सबसे ख़ास लोग हैं, जो धर्मेंद्र यादव के सबसे ज़िले में करीबी लोग हैं, उनके ख़ास तौर से उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर दावेदार वही थे, और उन लोगों को ख़त्म करना ताकि ये ना निकल कर आ जाएं। दूसरा, एमपी साहब धर्मेंद्र यादव जी और क्षेत्रीय विधायकों के दरमियान सामंजस्य नहीं बन पाया। कोई किसी को चाह रहा था, कोई किसी को। मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, तो जब विधायक जी ने मुझसे कहा कि समाधान निकलना चाहिए, मैंने एज ए अध्यक्ष, क्योंकि मैं 18 साल से अध्यक्ष हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आपको समाधान निकालना चाहिए। तो बोले क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा आपको बिठालना पड़ेगा। जो आवेदक आपके यहाँ हैं, जैसे मेरे यहाँ 3 आवेदक थे, नूरुद्दीन भाई थे, वासिद भाई थे और मैं था। 2017 में मैं और वासिद भाई था, 2 ही आवेदक थे 2017 में। तो उनका कहना ये था कि नहीं, हमारे यहाँ 2 आवेदक हैं, तीसरे को हम नहीं मानते, तुम और वासिद बैठ लो। तो मैंने कहा वासिद भाई पिछले कई चुनावों में तीसरे और चौथे नंबर पर रहे, उनके साथ बैठना तो कोई उचित समय है नहीं। मैं बैठ तब सकता हूँ जब आप तीनों लोगों के साथ बैठो। नूरुद्दीन भाई को भी बिठा लो, वासिद भाई को बिठा लो, मुझे बिठा लो, एमपी साहब को बिठा लो, आप बैठो, मंत्री जी को बिठा लो। हम सब लोग मिलकर तय करें कि कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। स्थिति क्लियर हो जाती, किसी एक चेहरे पर हो जाता, आपसी मनमुटाव नहीं रहता। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी को सिंबल ना दो, ठीक, किसी को समर्थन दे दो, एक ही बात हुई। समर्थन ना दो, किसी के नॉमिनेशन में शरीक हो जाओ, एक ही बात थी। नाराज़गी तो अपनी जगह है। आपने किसी एक के कंधे पर हाथ रखा, 2 कंधे खाली छोड़ दिए, बात है कि नहीं है? तो ये आने वाले चुनाव के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इससे पार्टी मजबूत नहीं, कमज़ोर हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्टी ने का निर्णय बीजेपी को वॉकओवर दे रहा है। जैसे सलीम शेरवानी साहब ने लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कहा कि आपने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। हाँ, हो सकता है कि कहीं कहीं सीटों पर आपने बीजेपी को वॉकओवर दिया, लेकिन हो सकता है कि सैसवान जैसी सीट पर आपने किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को आपने वॉकओवर दिया हो। आज की स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी, जो आपने सवाल करा उसी से जुड़ा सवाल है कि आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी और उसका कार्यकर्ता 3 जगह बटा हुआ है। मैं सैसवान निकाय की बात करता हूँ, सैसवान नगर पालिका की बात करता हूँ। सेम स्थिति 2017 में बनी। हम सब लोग आवेदक थे, टिकट मांग रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने व्यक्ति विशेष ने यहाँ फैसला किया और वासिद भाई टिकट मांग रहे थे, उनके यहाँ चेहरा बदल कर पढ़े लिखे पैसे वाले राशिद भाई को बनाया। मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। मैंने अपनी ज़मीन बेची थी, उस ज़माने में 45 लाख की ज़मीन थी, और मैंने 18 लाख में वो ज़मीन बेची। वो ज़मीन बेचने के बावजूद आशीष यादव उस ज़माने में भी विधायक जिला अध्यक्ष थे और एमपी साहब मौजूद थे, सबको पता था।
लेकिन वो टिकट बेचा गया, मेरा तो व्यक्तिगत नुकसान हुआ, और मैंने उसके बावजूद बिना 1 रुपया लिए, बिना एक फूटी कौड़ी लिए, तन मन धन से समर्थन दिया, चुनाव लड़ाया टांग से टांग बांध कर। अंत ये हुआ कि राशिद भाई 2017 में चौथे नंबर पर आए, 4,4200 उन्हें वोट मिले। उसमें मेहनत तो हमारी भी शामिल थी। हम इस उम्मीद और इस आशा के साथ गए थे कि राशिद भाई ने ये कहा कि आने वाले चुनाव में, हमारे परिवार का अंतिम चुनाव है, आने वाले चुनाव में शुएब भाई हम सब मिलकर, पूरी पार्टी मिलकर आपका साथ और सहयोग देगी, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसी आशा और उम्मीद के साथ हमने इस बार आवेदन किया। अच्छा, तो अब एक मिनट पूरी बात कंप्लीट कर लूँ। उसके बावजूद हम आवेदन करते हैं, और आवेदन करने के बाद व्यक्ति विशेष जो है फिर वहीं अटका रहता है। तो हम कैसे मान लेते कि समाजवादी का यहाँ अपमान, और चौथे नंबर के प्रत्याशी को मरहूम नेताजी के झंडे का उसके हाथ में सौंपा जाए। और समाजवादी, ये अच्छा हुआ कि समाजवादी का सिंबल ना हुआ, क्योंकि अगर हो भी जाता, जो हमें लग रहा था, जो समीकरण बन रहे थे, क्योंकि यहाँ ब्रजेश यादव जी का मैं नाम लूँगा, ब्रजेश यादव जी ने गुस्से में फैसला किया है। उन्होंने गुस्से में जो भी किया, गुस्से में किया है। यहाँ पर उन्हें गुस्से में नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपना भी देखना चाहिए था और माननीय सांसद जी का भी देखना चाहिए था। और ये अच्छा हुआ कि यहाँ चौथे नंबर के हाथ में झंडा जाने से बच गया। वो नेताजी के मरने के बाद अपमान होता। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी समर्थित, कहिए आप हैं, सुभाषित भाई हैं और एक नूरुद्दीन जी हैं, 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से समर्थित, तो ऐसे में कैसे अब चुनाव में मैदान में जनता के बीच आप जाएंगे? किस तरह से, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जनता सब समझ रही है। जनता के बीच में जाने के 2 अलग अलग रीज़न है। पहला तो पार्टी के साथ अगर जाना तो वो अलग इशू है, क्योंकि हम लोग यहाँ पार्टी के साथ में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मेरे आने से पहले या मेरे अध्यक्षी से पहले जो वोट का परसेंटेज था या जो बूथों के आंकड़े थे, और मेरे आने के बाद के जो बूथों के आंकड़े, हमारी मेहनत के आंकड़े, सबके मेहनत के आंकड़े, वो अलग है। माननीय ओमकार सिंह यादव जी को जो वोट मिलता है और जो पिछले चुनाव में ब्रजेश यादव जी को वोट मिला, उसके अंतर आप देख लीजिए। तो मेहनत तो सभी की शामिल है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता और समर्थक बिखरे हैं, इसी को वॉकओवर कहा जाता है, बिखरे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, मैं संकोच नहीं करूँगा, पिछली बार मैंने जैसा भी कहा कि राशिद भाई को टिकट दे दिया और व्यक्ति विशेष की इन लोगों ने मदद कर दी चुनाव जिताने में। एक व्यक्ति विशेष को चुनाव जिताने में पूरी समाजवादी का हाथ था, कौन सा हाथ नहीं था या कहाँ। और दूसरी चीज़, यहाँ चुनाव वो डिसाइड कर रहे हैं जो सहसवान नगर के, सहसवान निकाय के मूल निवासी है ही नहीं। बाहर के आसपास के देहात के लोग यहाँ चुनाव डिसाइड करेंगे कि हम चेयरमैन किसे बनाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, सहसवान में लगातार एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है, और क्या वजह है कि हमेशा यहाँ सिर्फ मुस्लिम चेयरमैन ही बना आज तक, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दलों, अपना खाता नहीं खोल पाए और यहाँ सिर्फ मुस्लिमों का दबदबा रहता है, क्या वजह है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस सवाल के 3 कारण हैं कि एक ही परिवार क्यों रहा। पहला और बड़ा जो कारण मुझे नज़र आता है, मैंने पिछले 22 सालों में जो सहसवान की राजनीति को देखा और अपने उस्ताद, अपने बुज़ुर्गों के माध्यम से जो राजनीति को समझा, उसके मूल कारण 3 हैं। पहला कि मैं ये कहूँ कि आपके पहला सवाल तो मैं कहूँ कि एक ही परिवार पर है, ऐसा नहीं है। 19 साल शहबाजपुर में चेयरमैनी रही है, 19 साल शहबाजपुर से चेयरमैनी छीनी है इन्होंने। ऐसे चेयरमैनी छीनी है जैसे इन्होंने, क्या नाम था उनका, मीर अख्तर अली साहब के वालिद साहब थे चेयरमैन, मीर सरवर अली मरहूम मजहर अली साहब नन्हे मियाँ के साले होते थे। तो जैसे इन्होंने अपने साले के यहाँ से चेयरमैनी छीनी, मीर साहब अख्तर अली साहब मरहूम एडवोकेट के बड़े वाले साहब थे मीर सरवर अली साहब को, जैसे इन्होंने राजनीति में पैदल किया, सेम वैसे ही इन्होंने शहबाजपुर के साथ किया। शहबाजपुर लगातार 19 साल चेयरमैनी रही, चौधरी मोहल्ले में चेयरमैनी रही। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ चेयरमैनी रही। अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट का समय लूँ, मैं चेयरमैनों की सूची भी आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि सहसवान में कौन कौन चेयरमैन रहे। कोई इन्हीं का उपलब्धि नहीं। इनके ये ज़रूर रहा कि समय ऐसा रहा, यहाँ सरवर अली साहब 10 साल चेयरमैन रहे, मोहम्मद ताहिर साहब चेयरमैन रहे, शमशुल इस्लाम साहब चौधरी मोहल्ला चेयरमैन रहे, अमीर अनवर अली साहब चेयरमैन रहे। 19 साल शहबाजपुर से हबीबुर रहमान खां साहब चेयरमैन रहे। उसके बाद इनके पास आई, और हबीबुर रहमान खां साहब को भी षड्यंत्र के तहत हराया था, वो भी जब मेंबरों से चुनाव हुआ करता था। मेंबरों से चुनाव हुआ, जिम्मेदारी इन्हें दे दी कि मदर अली साहब आप मेंबर इकट्ठे कर लो। ऐसे उन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान मत हो, वो बुज़ुर्ग आदमी थे।
तो मेंबर इकट्ठे करने के बाद में और समर्थन जो है अपना हाथ उठवा दिया गया पर हम अपने मेंबर दूसरे के कैसे ले जाके दे दें। आज जो 25 वार्ड है, जब 25 मेंबर नहीं हुआ करते थे, 12-14 मेंबर हुआ करते थे, तो धोखे से उनसे छीनी गई थी जो वो, और वो उनकी कमजोरी थी कि मीटिंग छोड़ के चले गए थे। तब ये पहली बार जिसे कहते हैं कि मेंबरों से चुनाव जीते, उसके बाद इनका रहा वर्चस्व की बात ऐसी रही कि इनके अपोजिट आज तक कोई ढंग का चेहरा नहीं आया। अगर मैं बात करूं पिछले 25-30 सालों की, तो ये सच्चाई है कि नूरदीन भाई छठा चुनाव लड़ रहे हैं, 5 चुनाव हार चुके, या 4 हारे होंगे, 1 चुनाव वो भी समाजवादी के माननीय धर्मेंद्र यादव की वजह से वो चुनाव जीते। ये सच्चाई है 2012 का। और उसी 2012 के चुनाव में मीर जो निगत अली हैं, हैदर की वालदा, वो 5वें नंबर पर रही थी, उसी कोठी से 5वें नंबर पर रही थी, उसी इमारत से। तो दूसरा वासिद भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वासिद भाई भी 3 और 4 पे ही रहे। तो 3 और 4 का नंबर पे रहना और दूसरे तीसरे पर रहना, इसका मतलब पब्लिक आपको इग्नोर कर रही है, पब्लिक आपको नकार रही है। ये दो चेहरे लंबा जब ये लड़े, और इन दो के अलावा कोई तीसरा विकल्प जनता को जब नहीं मिला, तो जनता ने गाली भी बकी, जनता ने गुस्सा भी करा, और ख़ास तौर से व्यापारी वर्ग ने, चाहे वो व्यापारी वर्ग बनिया हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग अंसारी हो, इन दोनों व्यापारी वर्ग ने गाली भी बकी। यही चुनाव डिसाइड करेंगे आज भी और कल भी। इन दोनों वोटर्स ने गाली भी बकी और समर्थन दे दिया खामोशी से जाके कि क्या करें यार, इन दो को रोकना था, नूरुद्दीन भाई को, वासिद भाई को रोकना था, इसलिए इन्हें इनका साथ दिया, विकल्प नहीं था तीसरा। ये बड़ा वजह हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था, ये लड़ाई है ठेकेदारों की हमेशा से। अगर हम पिछले 2 दशक से चुनाव देखें तो यहाँ चुनाव दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि जिसे कहना चाहिए, मैं उसका नाम तो नहीं लेता, इमारत, यहाँ एक इमारत चुनाव लड़ती है, बाकी इंसान चुनाव लड़ते हैं। तो उस इमारत की 2 स्ट्रेटजी होती हैं जो आपने कल देख लिया। पहला तो उनकी पहली स्ट्रेटजी तो होती है इमोशनल कार्ड, टूट गए, बिखर गए, ख़त्म हो गए, और अंतिम समय में एक हो गए। तो बड़ा एक हर्षोल्लास मनता है चंद लोगों के बीच में, मीरा साहब पे जो कम्युनिटी रहती है उसके बीच में वो रहता है कि साहब हम एक हो गए। तो एक इनका इमोशनल कार्ड होता है। दूसरा कार्ड जो है वो HMN का हिंदू मुसलमान कार्ड है। अनुज आज चुनाव लड़ रहा है, अनुज से पहले भी पंकज सोमानी चुनाव लड़े, उससे पहले भी हिंदू लड़े, उससे पहले डॉक्टर चंद्रमोहन साहब चुनाव लड़ते थे। मेरा सुनने में भी आया, देखने में भी आया, 2 दिन पहले जब एक कहते हैं एक जाति विशेष आप कह सकते हैं, वो इनके यहाँ पहुँचे कि साहब क्या हुआ, जूता उठाया उसके आगे डाल दिया नौटंकी करके कि वो साहब अब तो हम चुनाव हार गए, गाली बक के, फलाना हिंदू चुनाव जीत गया। वो उल्टे पाँव लौटे धोती और अपनी तहमत संभालते हुए, अरे मियाँ हार गए, हिंदू हो गया। तो हिंदू होने में एक माहौल बनाया और उनका फेवर कर लिया। क्यों? क्योंकि विकल्प नहीं था। दूसरा, विपक्ष से इतने आ जाना, विपक्ष का बट जाना, ये तीसरा बड़ा रीज़न हो सकता है कि विपक्ष बटे। हम लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, एक होकर मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये तो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकते। ये बड़ा रीज़न है कि नहीं है? जो मैंने समझा, जो मेरी समझ कहती है, 3 बड़ा रीज़न है। विकल्प नहीं था। विकल्प में अब चौथा आता है कि आदमी इन्हीं को क्यों चुनता है, तो आदमी कह देता है यार वो अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा नहीं करेंगे, तो अच्छा भी नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा नहीं करेंगे, शरीफ हैं, सैयद हैं, काजी मोहल्ले के हैं, ख़ानदानी हैं, तो वो तो सारी क्वालिटी मुझ में भी है। मैं भी इत्तेफाक से पहली बार आवेदन मैंने किया, मेरे पूरे परिवार से किसी ने आवेदन किया, तो मैं भी सैयद हूँ, काजी मोहल्ले का हूँ, शरीफ परिवार से भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दामन पे दाग भी नहीं है, और सरकार में भी रहा हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं किया, एक प्लॉट पे कब्जा नहीं किया। ये तो पूरे समाजवादी बता सकते हैं कि मैंने, समाजवादी का जब नारा हुआ करता था कि खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी का नारा है, तब भी मैंने एक प्लॉट पे आप मानते हैं कि समाजवादी का नारा था? ये था समाजवादी का नारा। समाजवादी को ये, इस बात पर तो मेरी माननीय DP यादव जी से बहस तक हो गई थी मेरे घर पे। DP यादव जी ने कहा कि ये लोग ऐसे, तो मैंने कहा नहीं माननीय मंत्री जी, ये वो लोग थे जो कल आपके साथ थे, आज हमारे साथ हैं। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो अपनी पार्टी पे बड़ा आरोप लगा रहे हो? मैं कोई बात, मैं सच बोल रहा हूँ, और जनता को ये सच सुनना पड़ेगा, जनता को ये सच जानना पड़ेगा। जनता अब ये चुनाव की, अगर आके हिंदू मुसलमान से निकलकर विकास की बात पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। जिस परिवार को आप कहोगे एक लंबे समय तक जिस परिवार ने काम किया, मैं सवाल जनता से पूछना चाहता हूं कि जनता उनसे सवाल करके ये बताए कि 45 साल अगर उन्होंने यहाँ राज किया या 30 साल राज किया, 30 साल में उन्होंने सैसवान को दिया क्या?
एक कंट्रीब्यूशन जो आप कह सकते हो, एक उनका बता दीजिए कि उन्होंने ये किया, या बाबर बता दें कि उन्होंने, बाबर भाई का क्या योगदान है सेसवान के लिए। उनका पास उनकी माँ भी चेयरमैन रही, वो भी चेयरमैन रहे, और वो जिनके दत्तक पुत्र हैं, जिनके वो दत्तक पुत्र हैं, उनकी वो वालदा भी रहीं। जबकि हमारे यहाँ इस्लाम में दत्तक पुत्र की है ही नहीं, हराम है, नाजायज़ है तो दत्तक पुत्र वाला मामला, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने क्या किया, रहा पन्नालाल नगर पालिका इंटर कॉलेज तो 1933 में बना था, इन सब के होश से पहले की बात है, आज़ादी से पहले का बना हुआ है पन्नालाल नगर पालिका इंटर कॉलेज। इनका कोई बड़ा योगदान नहीं है। इनका क्या योगदान है कि इन्होंने सेसवान में ये चीज़ दी। हाँ, इतना ज़रूर इन्होंने किया कि जो इनके मूल समर्थक वोटर हैं, चाहे वो पठानडोला हो, चाहे वो नसरुल्लागंज हो, चाहे वो हन्नत तकिया हो, चाहे वो शहबाजपुर का भट्टी टोला हो, वहाँ इन्होंने स्कूल नहीं दिए, जबकि स्कूल नगर पालिका के अंडर आता था और नगर पालिका में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की एक पोस्ट हुआ करती थी। नगर क्षेत्र के जो स्कूल थे वो नगर पालिका के अंडर आया करते थे। और आप खुद सर्वे कर लो, इन तीनों चारों मोहल्लों में एक स्कूल नहीं है। इन्होंने अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को, जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें अशिक्षित रखा, ये इनका योगदान है। दूसरा बड़ा इनका योगदान, जिसे आप कह सकते हैं, इनका एक मूल वोटर होता है कुरैशी बिरादरी, चूँकि ओबीसी से आती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ चूँकि इम्पोर्टेंट बात है, इसको वो ना किया जाए। मूल कुरैशी वोटर इनका है। मज़बा कुरैशियों वोटर की जगह थी जहाँ से उनका व्यापार चलता था। मज़बा कह लो, सलाटर हाउस कह लो, या जहाँ पर जानवर ज़िबा करे जाके जहाँ से लाया था। उस मज़बे की जिम्मेदारी मेंटेनेंस की किसकी थी? ये तो मीडिया के नाते आपको पता होगा, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। नगर पालिका पर इनके ही जैसे जैसे आस्था होती है खानखा से, ऐसी आस्था इनकी है, तो वो लोग बैठे हुए हैं। इनका सीधा सीधा उस मज़बे को आपने क्यों ख़त्म करा? भाई सरकार अगर कोई चीज़ लाती है, हम अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, तो भाई लिंटर अगर टूट रहा है तो उसके लिए सरकार कहेगी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो समय समय पर सरकार ने गजट दिया होगा, नोटिस जारी किए होंगे, ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपने उसका रख रखाव क्यों नहीं करा? अगर उसकी छत गिर रही थी तो आपने क्यों नहीं संभाली? अगर उसका एरिया छोटा हो रहा तो आपने क्यों नहीं बढ़ाया? अगर उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी तो आपने क्यों नहीं करी? जबकि नगर पालिका में टंकी थी, हर घर में पानी है, तो वहाँ पर पानी का कनेक्शन क्यों नहीं था सोनू भाई? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि वहाँ अगर पानी, वहाँ पर भिश्ती पहले हुआ करता था। वो भिश्ती जो हमारे काजी मोहल्ले के थे, जो मरे आखिर में, उनकी नियुक्ति इनकी इमारत में, इनके घर में थी, तो उनके घर पे उनकी ड्यूटी क्या कर रही थी? जबकि उनकी ड्यूटी तो मसबे की थी। उनके आज उनके घर के मृतक आश्रित में भी कोई ना कोई लगा होगा, जिसकी ड्यूटी मसबे पर लगी हो, सफाई की, पानी डालने की। वो आपके घर पे क्या काम कर रहा है? सफाई कर्मचारी आपके पास पहले से मौजूद है, तो वो सफाई कर्मचारी आपके घर पर ड्यूटी क्यों कर रहे थे? वो मसबे की सफाई क्यों नहीं कर रहे थे? इसका मतलब मसबे को जानबूझकर आपने ख़त्म किया। मसबे के 3 काम थे: पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, सरकार यही तो कहती है। और अगर वहाँ कुछ नहीं, आप टाइल पत्थर लगाइए। आप सड़कें बना सकते हैं तो वहाँ सीमेंट नहीं करा सकते थे? आप विकास के लिए और इमारतें बना सकते हैं, नगर पालिका में गेस्ट हाउस तैयार कर सकते हैं, तो आप वहाँ नया कमरा या नया हॉल नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी से नहीं आप नहीं चल सकते थे? अब तो समरसेबल भी है। आपने क्यों मौका दिया सरकार को कि सरकार ऐसे निर्णय पर आए कि उसको मसबे को बंद कर दे? ये आपकी और सरकार की रणनीति थी ताकि ऐसा हो। और कुरैशी बिरादरी को फिर आपने संरक्षण दिया, आपके उन्होंने से आपने कहा घरों में काटो, जबकि ये कानून आज का नहीं है, पुराना कानून है कि घर में काटो, वध करोगे, या पशु क्रूरता अधिनियम तो पुराना है ना, उसी में तो आएगा, उसी दायरे में आएगा। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे सही करें। तो ये अधिनियम आपको जब जानकारी थी, आपने घरों पे काटना दिया। आपको मालूम था कि ये कुरैशी बिरादरी जब घरों पे काटेगी तो उन पर मुकदमे लिख के जाएंगे, जब ये जेल जाएंगे हम इन्हें छुड़ाने के नाम पर वोट लेंगे, तो भाई हम तुम्हें छुड़ाते हैं। जबकि आपने उन्हें सुविधा नहीं दी, उन्हें अशिक्षित रखा। अगर उन्हें आप पहले तो आप शिक्षित रखते तो उनके यहाँ भी डॉक्टर इंजीनियर पैदा होते, हो सकता है उनका कारोबार ख़त्म। आज दुकानें ख़त्म हुई, पहले ज़माने में 50 दुकानें थी, आज 20 रह गई होंगी, या पहले 100 रही होंगी तो आज 20 रह गई होंगी। कुल मिला के इन्होंने उस बिरादरी के साथ भी अन्याय करने का काम किया। तीसरा सबसे बड़ा काम जो नहीं हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ और अब तक आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आरक्षण प्रक्रिया लागू हुई। आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद से लेकर आज तक सेसवान सीट सामान्य क्यों रही, जबकि एक ही आप परिवार का कब्जा बता रहे हो? तो इसका मतलब जानबूझकर एक परिवार ने नहीं चाहा कि यहाँ से ओबीसी सीट हो या SC ST किसी दूसरे समुदाय को मौका मिले नेतृत्व करने का। तो आपकी कुर्सी थी, आप ही के एम्प्लॉय थे जो जनगणना कर रहे थे, आप ही के एम्प्लॉय थे जो सर्वे कर रहे थे। मुझे एक किस्सा याद आता है जो है यूसुफ अली, आज एक EO साहब हैं जो आज चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, जिन्होंने कल आवेदन किया है। यूसुफ अली साहब EO थे सेसवान नगर पालिका में।
मजहर अली साहब थे। आरक्षण प्रक्रिया जब लागू हुई, सर्वे कराने के बाद रिपोर्ट दी गई, यूसुफ अली साहब के माध्यम से ये सब लोग रिपोर्ट जमा करने जब लखनऊ गए तो लखनऊ में बाबू ने ये कहा कि अब ये क्या लाए हैं, तो बोले समझा नहीं। बोले आप तो ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को आपने हाई कास्ट से ऊपर दिखा दिया। इन्होंने सवाल करा यूसुफ अली ऐसा कि यूसुफ अली बोले तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो उन्होंने कहा अगर मीर साहब ये तो आपकी कुर्सी चली जाएगी हमेशा के लिए। बोले क्या करना चाहिए? बोले आप दोबारा सर्वे कराइए और सर्वे को इतना दबा दीजिए ताकि आपका मामला बना रहे। तो वही सर्वे अभी हम जब पिछला वर्ग आयोग के सदस्य बदायूं आए थे, तो जब नगर पालिका के ईओ डॉक्टर राजेश जी से जब पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्यों ने पूछा सर्वे के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने जो सर्वे बताया वो 45 या 43% बताया अब, और आरक्षण प्रक्रिया लागू हुई है कब? तो अब जब से अब तक 45-43% ही हुआ। मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ, सैसवान की आवाम से सवाल करता हूँ। आज एक पत्रकार साथी ने जो अपनी आज बताया है कि कितने % या कितनी बिरादरी कितनी है, उस हिसाब से तो उन्होंने 12,000 खाली सामान्य को बताया, 12,000 के अलावा बताया। अगर आप 38,000 या कह रहे हो या 35,000 मुसलमान कह रहे हो, तो 12,000 में से 35,000 निकाल दो तो सब अन्य पिछड़ा वर्ग ही है। हमारे हिसाब से आज की हालात में वो सैसवान की आबादी में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST मिलाकर 57% से कहीं अधिक है। सामान्य की स्थिति कहीं कम है। इसका मतलब आपने जानबूझकर सैसवान को पिछड़ों से दूर रखा, और आप पिछड़ों की लीडरी करते हो, पिछड़ों के वोट की बात करते हो। पिछड़े ही ये उनको जब जानकारी नहीं मालूम है तो वही चाहते हैं कि आप दोबारा चेयरमैन बनो। बड़ा सवाल है कि नहीं है? और अगर पिछड़ा हो जाती है सीट तो आप किसको, आप जैसे आज हाई कोर्ट में मुकदमा है, हाई कोर्ट में तारीख है और कुछ देर में फैसला भी आ सकता है या तारीख भी पड़ सकती है। अगर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है ओबीसी का, तो ये किस वर्ग को लड़ाएंगे? अंसारी समुदाय से लड़ाएंगे, सलमानी से लड़ाएंगे, कुरैशी समाज से लड़ाएंगे, किसको लड़ाएंगे? देखिए हम ये नहीं कहते, मेरा मुद्दा ये है कि मैं बदलाव की राजनीति चाहता हूँ। जिस परिवार को सब लोग चाह रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? अरे आप उसको तो नेतृत्व दो जो बदलाव की बात करे। यार आपको क्या मिला? यहाँ बड़ी लड़ाई में एक बात कहना अपनी मुझे रह गई। तीसरा बड़ा पॉइंट ये था कि यहाँ ठेकेदारों की लड़ाई है। आज के चुनाव अगर आप कहो तो ठेकेदारों का है। 5 ठेकेदार बाबर के साथ थे, 5 या 6 ठेकेदार नूरुद्दीन भाई के साथ थे। इन नूरुद्दीन भाई के 5 साल और बाबर के 5 साल, इन 10 सालों में जिन ठेकेदारों को काम नहीं मिला वो ठेकेदार हैदर के झंडे तले आ गए। खालिद भाई और उनके ससुर तारिक भाई के आश्वासन पे शोषित, पीड़ित, वंचित ठेकेदार सब हैदर के साथ आ गए। ये वो चुनाव उन ठेकेदारों ने बना दिया कि कौन तय होगा। मैं सैसवान की आवाम से पूछना चाहता हूँ कि ठेकेदार तय करेंगे शहर का चेयरमैन कौन होगा? आवाम तय करेगी। और अगर आवाम तय करेगी तो इन ठेकेदारों को 5 साल के बाद ठेके मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? आवाम को। ये थे शोएब नकवी, समाजवादी पार्टी के निवर्तमान नगर अध्यक्ष, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जिस तरह से कोठी परिवार का लगातार सैसवान पर कब्जा रहा है, उसके लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? किस तरह का चेयरमैन सैसवान नगर को इस बार चाहिए? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सोनू यादव, बताएं।